कराची में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एहलकारों की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की तरफ से, तारिक शाह की तरफ से टीम सरेआम पर मुझ पर जो तशद्दुद हुआ, तो कोई भी लफ्ज़ जो है उस तशद्दुद की अक्कासी नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि जी बेहमाना तशद्दुद था, खूरेज़ तशद्दुद था, ज़बरदस्त तशद्दुद था। जो कुछ हुआ जब आप सुनेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसकी तफसीर और पूरी टाइमलाइन आपसे शेयर करूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अफसरान और एहलकार हैं, उनके पास एक इख्तियार है कि नादरा की जानिब से किसी भी पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड की अगर कोई तनाज़े का मामला हो तो उसकी वेरिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो को करना होती है। तो ऐसे ही एक इंस्पेक्टर ने, जिसका नाम काशिफ था मुबैना तौर पर, बाद में अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन वो काशिफ अपना नाम बताता था, उसने एक फैमिली को अप्रोच किया कि जी आपके पासपोर्ट्स की और आईडी कार्ड्स की इंक्वायरी हमारे पास आई है और आप इतने पैसे देंगे तो हम इंक्वायरी रिपोर्ट नादरा को भेजेंगे, वरना नहीं। उस ख़ानदान ने टीम सरेआम से रब्ता किया और हमने अल्टीमेटली उस शख्स की रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत रिकॉर्ड करना शुरू किया। उससे पहले 20,000 रुपये दिए गए, फिर 24,000 रुपये दिए गए, फिर 12,000 रुपये दिए गए। तो ये ज़रा एक आध वीडियो उसकी देखिए, पैसे लेने की, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर काशिफ की रिश्वतखोरी। इधर से आपके रिपोर्ट जो है क्लियर होने के बाद 2.5 से 3 महीने इनको लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये मामला था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अफसर रिश्वत ले रहा था और हमारा ये ख्याल था कि इस रिश्वतखोरी को हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के आला अफसरान के नॉलेज में लाना चाहिए, ताकि इदारा एक हमारे नज़दीक उसका वक़ार है, उसकी साख को मजरू होने से बचाया जा सके। तो जो आखिरी किस्त थी रिश्वत की 12,000 रुपये, वो जब ये शख्स ले रहा था और वो ले भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पैसे वसूल कर रहा था, तो हमने ऐन उस वक्त जब वो पैसे ले रहा था हमने उसको धर लिया जाके और हम उसको लेके इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर चले गए। हमने कहा कि आपके अफसर कौन कौन इस वक्त मौजूद है। हमें अब बाद में कहा गया कि जी देखें जी आप बगैर इजाज़त अंदर आ गए और ये सिक्योरिटी लैब्स था। और तो वाकई ये सिक्योरिटी लैब्स था कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी एहलकार था ही नहीं कि जिससे हम इजाज़त लेते अंदर जाने के लिए। और जो पहला सिक्योरिटी एहलकार हमें मिला, हमने उससे कहा कि ये वीडियो सबूत हैं, ये शख्स करप्शन में मुलविस पाया गया है, आप अंदर जाके जो भी अफसर मौजूद हैं उनको बताएं कि हम आए हैं तारुफ करवा के, और वो ये वीडियो सबूत आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इतने में, और मैं जो लफ्ज़ भी और जो जुमला भी और जो बात भी कह रहा हूँ इस यकीन के साथ कह रहा हूँ, और आप भी समझ सकते होंगे कि अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूँगा तो वो उसी वक्त निगेट हो जाएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से। यानी मैं कहूँ जी मैंने हाथ नहीं उठाया और अगर मैंने हाथ उठाया हुआ तो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि जी मैं लाउड नहीं हुआ तो अंदाजा हो जाएगा सीसीटीवी कैमरों से। या मैं कहूँ जी मारा पहले हम, तो किसी भी चीज़ को जो मैं बात करूँगा वो साबित की जा सकेगी। और अगर मैं कोई झूठ बोलूँ तो मैं चैलेंज करता हूँ कि उसको उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से झूठा साबित कर दिया जाए, तो मैं ज़िंदगी भर कभी टेलीविज़न पे नहीं आऊँगा। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे हक़ नहीं है कि मैं टेलीविज़न पे या स्क्रीन पे आऊँ और आप लोगों से बात करूँ। जब हम ये बात कर रहे थे उन एहलकारों से कि आप अफसर को बताइए, तो एक साहब अंदर से जिनके हाथ में एक वॉकी टॉकी था, वायरलेस था, वो आए। उनका नाम था रिजवान शाह, जो बाद में मुझे पता चला जो डायरेक्टर GIT है कराची के। अजीब सिगरेट पी के काले होंठ और एक टिपिकल एक जो अफसर होता है उसकी आते। उन्होंने कहा कि जी क्या मामला? हमने कहा जी ये मामला। उन्होंने कहा जी आप बाहर चले। हमने कहा जी आप कहीं भी किसी जगह बैठ के वीडियो देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये कैमरे बंद करवाएं, मैं वीडियो देख लेता हूँ। मैंने कहा सर कैमरों के सामने आपने जो भी कहना है, मैं ज़ाती कोई मुलाकात के लिए तो हाजिर हुआ नहीं हूँ, सर के अलावा मैंने कोई बात नहीं की है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि झूठ साबित हो जाए तो मैं मुजरिम हूं पूरी कौम का। तो जैसे मैंने कहा कि जी कैमरे तो सर आप प्लीज़ इनके सामने जो भी आपने कहना, ताकि अंदाज़ा हो कि एक करप्ट आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने कहा इनको बाहर निकालो, अपने जो एहलकार थे। और द मूवमेंट उन्होंने अपना ये मिजाज पलटा, पता नहीं कहाँ से ये IB के लोग निकले और उन्होंने हमें मारना शुरू किया, लातों से, घूंसों से, मुक्कों से। एंड मैं फिर कह रहा हूँ CCTV फुटेज से ये बात निगेट की जा सकती है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सब लोगों ने पिस्टल्स निकाले फिल्मी अंदाज में, पीछे से चैम्बर किया और मेरे जो है ना जो बट होते हैं पिस्टल,
वो मारना शुरू किए, मुझे दीवार के साथ पट खा गया, दीवार से उठा के फिर वापस पिस्टल मारी गई। मारने के बाद उन्होंने कहा जी इनकी शर्टें उतारो, उनकी आंखें बांधो। हमारी ही शर्टें उतारी गई और हमारी आंखें, ज़ाहिर हम उस सिचुएशन के अंदर हमने ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर कोशिश की है कि पहले हाथ ना उठाएं, इवन रिटेलिएशन में भी हाथ ना उठाएं। और मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं इन लोगों को ज़रा इंगेज रखूं सो दैट हमारे कैमरे किसी तरह से जो है वो भाग सके, कोई कैमरामैन कोई फुटेज लेके शायद किसी तरह से कुछ बच जाए और मैं मार भले खाता रहूं थोड़ी देर। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने मुकम्मल तौर पर घेराव किया, हमारी कमीज़ें उतारी गई, बांधी गई और बांधने के बाद हमें एक टॉर्चर सेल में ले जाया गया। वहाँ पिस्टल रख के हमारी टीम, जो टीम सरेआम के नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर कहा गया मुझे कि आप कपड़े उतारें। मैंने कहा आप देखें ये ज़्यादती आप ना करें, लेकिन उन्होंने कहा गोली मार देंगे आपके नुमाइंदों को अगर आपके काम नहीं करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है आप कीजिए। और दिल में ज़ाहिर अल्लाह ताला की ज़ात जानती थी, मुझे भी था कि मैं कोई अपने किसी ज़ाती काम के लिए तो इस तज़लील से नहीं गुजर रहा हूँ। अगर इस तज़हीक और तज़लील से, जो कि उनके नज़दीक तज़हीक और तज़लील थी, मेरे नज़दीक तो ये एक एज़ाज़, एक फ़ख्र, एक एवॉर्ड, एक तमगा है कि मुल्क की खिदमत के जज्बे के तहत अगर आपको बरहना किया जा रहा है और आपकी वीडियो बनाई जा रही है तो मेरे लिए तो ये काबिल कबूल है। और मुझे इस पर कोई नदामत की शर्मिंदगी नहीं है। मैं बहुत फ़ख्र के साथ इस बात का ऐलान कर रहा हूँ और आप सबसे शेयर भी कर रहा हूँ। तो मुझे मेरे कपड़े उतारे गए, मेरी वीडियो बनाई गई मुख्तलिफ ज़ावियों से, यानी अपने नज़दीक को मेरी तज़लील कर रहे थे मेरी टीम के सामने। और उस सूरत में कि जब खून मुस्तकिल बह रहा था चेहरे से और इतनी इंसानियत नहीं थी कि आपको जो फर्स्ट एड दे दी जाती, कोई मेडिकल एड दी जाती। हमारा एक मेंबर मेरे सामने मछली की तरफ तड़पते तड़पते तकरीबन हमें लग रहा था कि मर जाएगा, और हम सब जानते थे कि उसको गुर्दे का मरज है, गुर्दे की पथरी का। और उसको वो सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहा था कि मुझे पेन किलर लगवा दें, और वो कह रहे थे कि ड्रामा कर रहा है, उससे और मारा जा रहा था उस तकलीफ के ऊपर। फिर सबको करंट लगाए गए, सबको बरहना करके, और दो जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके मखसूस आज़ा पे वो जो करंट वाली मशीन है वो लगाई गई, जो अभी तक ब्लीड कर रहे हैं, इस वक्त भी खून निकल रहा है उनके मखसूस आज़ा से, नाजुक आज़ा से। इतनी बर्बरियत, इतनी वहशत। अगर हमने कुछ गलत किया था, एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लिया जाए तो हम पे मुकदमा दर्ज किया जा सकता था, हमें अरेस्ट किया जा सकता था, हमारे कैमरों को जो है वो कन्फिस्केट किया जा सकता था। लेकिन ये जो ज़ाती इनाद था कि ये हमारी बादशाहत के ऊपर सवाल या हमारी करप्शन के ऊपर सवाल, और वो जो करप्शन करने वाला शख्स जिसको हम पकड़ के अंदर लेकर गए थे वो सबका सरगना बना हुआ था। इसको मारो, ये वीडियो बना रहा था मेरी, इसको मारो, इसने मेरे साथ डील की थी, इसको मारो, इसके पास मेरा कार्ड है। बाहर से जाके हमारे ड्राइवर्स तक को वो आदमी लेके आया, यानी उसके खिलाफ टके की कार्रवाई नहीं हो रही। और जो लोग उसकी करप्शन की निशानदही कर रहे हैं उनको नंगा करके, बरहना करके, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे हैं, पिस्टल के बट मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर चैम्बर की जा रही है पिस्टलें, वो लहू लुहान है, खून से लबरेज हैं, और कोई मेडिकल एड उनको फराहम नहीं की जा रही। तो ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन आप ये ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये एक दिन में तो माइंड सेट नहीं बना होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक से उनको गुस्सा आया और चले अचानक गुस्सा 4-5 मिनट है, थप्पड़ मारा, आपने गोली भी मार दी, तो चंद सेकंड का इश्तियाल होता है। ये 3-4 घंटे जो था ये एक उस फिरौनियत की अलामत था, जो फिरौनियत रिजवान शाह में और उसके जो जितने बाकी जो कारिंदे थे आईबी के, उनमें पिछले कई बरसों से, कई दिहाइयों से वो पैदा हुई होगी। कितने मजलूमों को इस तरह लाके बांधा गया होगा, कितने मजलूमों को इस तरह से उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के नंगा किया गया होगा, कितने मजलूमों की वीडियो बनाई गई होगी। किसी ने कोई गुनाह किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन कितने लोगों की वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया गया होगा कि बाहर जाके अगर ये कहा या इतने पैसे ना दिए तो तुम्हारी वीडियो मंजर आम पर आ जाएगी। मैंने तो चले हिम्मत की आके आप सबसे ये चीज़ शेयर कर ली अगेन क्योंकि मेरा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था, मुझे कोई पर्सनल शर्मिंदगी नहीं है इसके ऊपर। तो आप सोचिए कि कितने बरसों से ये काम होता आया होगा, तब उसको इतना एतमाद और कॉन्फिडेंस हासिल हुआ होगा तारिक शाह और उसकी टीम को कि वो एक मीडिया का नुमाइंदा जिसको पता है कि छोटा मोटा बाहर जाके चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई आवाज़ उठाएगा, उससे भी कोई घबराए नहीं, उसको भी उन्होंने अपने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। एंड अल्टीमेटली खुशी की बात यह है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे हमारे ARY नेटवर्क के CEO सदर सलमान इकबाल साहब को। वो जिस जिगरे के मालिक हैं, अगर वो जिगर ना होता तो ये सरेआम शायद आज हम ना कर पाते। जहाँ जहाँ जिस तरह से वो आहनी दीवार बन के हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व हुआ, शहबाज गिल साहब जो हैं वो उन्होंने रोल प्ले करना शुरू किया, DG इस्लामाबाद साहब से बात हुई, DG सिंध से बात हुई। अल्टीमेटली इतने सब मामलात के बाद हमें कुछ 3.5-4 घंटे बाद वहाँ से रिहाई मिली। आम आदमी आप तसव्वुर कीजिए शायद 3.5-4 महीने भी वहाँ से बाहर ना निकल पाता। हम बाहर आए, बाहर आके हम दफ्तर की तरफ से, क्योंकि हमारे कैमरे रख लिए गए थे। एंड अगेन अगर
कोई हम जो मैं झूठी बात कह रहा हूँ तो हमारे कैमरों की फुटेज ही लोगों के सामने ले आए कि जनाब ये देखें ये रिकॉर्ड हुआ है जिसमें ये बात गलत बात कर रहे थे, जिसकी बुनियाद पे इतना बदतरीन तशद्दुद हुआ। ऑफिस की जानिब से लेकिन हमें बताया गया कि ऑफिस से कैमरा आ रहा है, आप अब्बासी शेर अस्पताल जाइए, मेडिकल लीगल रिपोर्ट करवाइए। सर फटा हुआ था, फ़ोन में लिथड़े हुए थे। हम हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल गए, टाँके लगाए गए सर को करके, कुछ टाँके मैंने रिक्वेस्ट करके बचा लिए कि बाल नहीं काटें पीछे से, कि वो बाकायदा उसको रेज़र करना पड़ता है फिर टाँके लगाए जाते हैं। फिर जो एक्सरे वहाँ अब्बासी शहीद अस्पताल में हुआ, उसमें ये जो लेफ़्ट शोल्डर है ये डिसलोकेट, यानी ये टूटना कह के लीजिए, आई डोंट नो टेक्निकली क्या, मुझे डिसलोकेट हो गया, अपने मकान से हिल गया ये। मुझे कहा गया कि आप सीटी स्कैन करवा लें किसी दूसरे अस्पताल से, क्योंकि वहाँ वो फैसिलिटी नहीं थी, बिकॉज कहीं ब्लड क्लॉट ना बन गया हो, इतनी देर तक खून बहता रहा है और आप वहाँ मौजूद रहें, खून जम ना गया हो अंदर किसी वेन में, मौत का बायस बन सकता है। तो हमने सीटी स्कैन करवाया, तो सीटी स्कैन तो बेहतर था, लेकिन एक पसली जो थी वो टूटी हुई सामने आई राइट साइड की, और साथ ही साथ जो 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 दिल के मामला हैं उन्होंने बताया कि वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज जो लाइट है, जो करंट है, वो जब पास होता है तो या दिल मुतासर होता है या दिमाग मुतासर होता है, जो ईसीजी है वो भी एबनॉर्मल है। सो खैर इस हालत में मैं ज़ाहिर है अपनी मीडिया पर भी और अपनी बात इसलिए कि लोगों को अंदाज़ा हो कि इदारों के अंदर कितनी बर्बरियत, कितनी सफाकियत, कितनी दरिंदगी, कितनी करप्शन है, और जिस मकसद के लिए मैंने ये मार खाई है, अगर वो मैं आराम से खामोश होकर बैठ जाऊँ घर में तो वो मकसद फुलफिल नहीं होगा। तो मैं चाहता था कि ये सारी स्टोरी जो है वो नरेट की जाए, और मेरे वो 2 अरकान जो बेचारे इस वक्त भी शदीद तकलीफ़ में मुब्तला है, जिन्हें करंट उनके नाजुक अज़ा पर लगाया गया, वो भी अंडर ट्रीटमेंट है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, आप प्लीज़ उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। सो इस सारी कैफियत से गुज़र रहे हैं, मगर इत्मीनान ये है, सुकून ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक नियति के साथ, एक नेक मकसद के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया है। मेरी टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र महसूस कर रही है, कहीं पे भी हमने मायूसी, शर्मिंदगी या नदामत नहीं देखी इस सारे प्रोसेस में, और हमने देखा कि एक प्राइड है जो हर एक की आंखों में नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है तकलीफ़ है, दर्द है, दुख है, अपना इदारा है हमारा, मगर अनफॉर्चुनेटली असल चेहरा हमारे सामने आया और हमारे तवस्सुत से पूरी कौम के सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं बहुत नाक़िद हूँ मौजूदा हुकूमत का, आप सब जानते होंगे, आप ट्वीट्स भी देखते होंगे, लेकिन इस मामले में इससे पहले अगर हमने कुछ ऐसा किया तो हमेशा हम पे उल्टी FIR हो जाती थी। तो इस बार कम से कम ये हुआ कि 19वें ग्रेड का डायरेक्टर मुअत्तल ज़रूर हुआ। FIR अगर होगी भी तो वल्लाह आलम शायद पता नहीं बेल हो जाएगी या कुछ स्टे आ जाएगा या अपने इदारे के लोग उनको बचा लेंगे। मगर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम सब की ज़िंदगियाँ अब से असल ख़तरे में पड़ी हैं। ज़ाहिर वो कहते हैं ना, ज़ख्मी शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो शेर तो खैर वो नहीं कहा जा सकता उनको, हाँ जानवर ज़रूर थे, दरिंदे ज़रूर थे, भेड़िए ज़रूर थे, लेकिन वो चूँकि अब ज़ख्मी हो गए तो और ज़्यादा तड़प रहे हैं। और यकीनन जो उस वक्त नहीं कतराए पिस्टल हम पर लोड करने से, जो हमारी लोकेशंस निकाल सकते हैं, जो हमारी फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, एजेंसी है ज़ाहिर है, तो मेरी टीम की ज़िंदगियाँ सही मानों में अब ख़तरे में पड़ी हैं। रिजवान शाह के मुअत्तल होने के बाद और उनके बाकी लोगों के मुअत्तल होने के बाद, तो वो जो IB के एहलकारों का जो आप सोचिए, जब हमने कुछ नहीं किया था, सिर्फ उनके एक एहलकार की करप्शन पकड़ी थी, तब कितना गुस्सा था। अब जब हमारी वजह से हम बार बार उनका नाम ले रहे हैं, उनको बेनकाब कर रहे हैं, तो अब कितना गुस्सा होगा। और हमारी जान लेने से क्या वो दरेख करेंगे, क्या गोली मारने से परहेज़ करेंगे, क्या हमें लोकेट करना उनके लिए कोई मुश्किल है? नहीं, ज़िंदगी अब बिल्कुल खुली किताब की मानंद उनके सामने है और हम कत्ल होने के लिए तैयार हैं इस पाक सरज़मीन की खातिर। लेकिन ये रिकॉर्ड पर लाना बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई भी नुकसान अगर पहुंचता है या कोई भी टीम मेंबर किसी भी तरह से मुतासर होता है, तो आपको, कौम को, हुकूमत को, इदारों को पता होना चाहिए कि मुमकिन तौर पे उसके पीछे कौन हो सकता है। सो आप सब दुआ में याद रखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसी हिम्मत से, इसी जज्बे, इसी जुनून से सच्चाई के सफ़र को जारी रखें। मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर कहा भी कि मैं इसलिए बरहना नहीं हुआ या इसलिए मैंने ये मारे बर्दाश्त नहीं की या इसलिए मैंने ये तशद्दुद और वो तज़लील जो मुझे नंगा करके मेरी वीडियोस बना के करने की कोशिश की गई, वो मैंने इसलिए बर्दाश्त नहीं की कि मैं दुबक के, खामोश होके, चुप करके घर में बैठ जाऊँ। अब इंशाअल्लाह मेरी आवाज़ हर जगह होगी। मैं चुप हुआ तो वो समझा कि बात ख़त्म हुई, फिर उसके बाद तो आवाज़ जा बजा थी मेरी।
इंशाअल्लाह मेरी आवाज़ इसी तरह से मजबूत सुनेंगे, इसी तरह से दलाइल के साथ सुनेंगे, इसी तरह से सबूतों के साथ सुनेंगे। और मेरी आवाज़ का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है, मेरे आवाज़ बुलंद करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान का परचम बुलंद हो, पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो, पाकिस्तान का नाम बुलंद हो। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत होगी, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह वंस अगेन गलतियाँ हो सकती हैं, मिस जजमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ना बदनीयती होगी, ना किसी तरह पे नीयत का कोई झोल होगा। हम ईमानदारी से, दयानतदारी से, सच के और हक के इस सफ़र को जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।